स्वागत है आपका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, वीकेंड हमारे सामने आया है। सुस्ती वाला हफ्ता रहा है, पर इससे पहले कि वीकेंड आए, एक बड़ा आज इंपॉर्टेंट इवेंट बाजार के लिए है और वो है आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी। ग्लोबली ऑलरेडी हम देख रहे हैं दरों में बढ़ोतरी हो रही है। क्या आरबीआई भी आज कुछ बड़े कदम उठा सकता है? कैसी रहेगी कमेंट्री, इस पर तो हमारी नजर है। 9:45 से सबसे बड़ा पैनल आपके सामने होगा। 2 घंटे में शक्तिकांता दास साहब पॉलिसी लेकर आएंगे। पर उससे पहले कैसे करनी है आपको ट्रेड की तैयारी, कहां पर रखनी है नजर, कैसे समझे ग्लोबल संकेतों को, आइए जानते हैं इसके बारे में अनिल सिंघवी के साथ। मॉर्निंग सर, फ्राइडे की तैयारी है पर उससे पहले पॉलिसी निकालनी है। गुड मॉर्निंग दीप। और बिल्कुल आज बड़ा दिन है बाजार के लिए और खासतौर से 3 दिनों तक हम कमज़ोर बंद होने के बाद आज बड़ी इवेंट के लिए हम तैयार होते दिख रहे हैं। और इस बार भी पॉलिसी से पहले बिल्कुल वैसा ही माहौल है जैसा पिछली बार पॉलिसी के पहले था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करें, आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। पहले देख लें आज की शुरुआत करने के लिए ट्रिगर्स किस तरह के आते दिख रहे हैं दुनिया भर के बाजारों से आपके लिए। अमेरिका में ट्रिगर्स की बात करें उससे पहले 10 बजे आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है। इस पर नजर रहेंगी कि आज गवर्नर साहब क्या करते हैं, क्या कहते हैं। अमेरिकी बाजारों में 2 दिन से जो कमजोरी थी उस पर ब्रेक लगाए, निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी के साथ बंद हुए हैं। कच्चा तेल अपनी नीचे की यात्रा को थोड़ी और आगे बढ़ाता हुआ अब $100 के पास आता हुआ दिख रहा है, तो 2 डिजिट में कच्चा तेल आने की तैयारी करता हुआ। और रशिया यूक्रेन के मामले में जो कुछ लड़ाई है वो तो चल ही रही है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने रूस को मानवाधिकार परिषद से बाहर कर दिया है। तो कुछ और कदम रशिया के अगेंस्ट उठाने की तैयारी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की तरफ से होती हुई कल देर शाम दिखी है। तो ये हैं सारी चीज़ें जिन पर आज आपको रखनी है नजर। एक अच्छी बात है सर, तेल फाइनली कल $100 के नीचे गया। 3 हफ्तों के बाद $100 के नीचे कल तेल जाता देखा, तो वहां से एक राहत तो आ रहा है, अब नीचे आ रहा है। अब वही वाली बात है दीप कि $105-107 की रेंज को पार नहीं कर पा रहा है ऊपर की तरफ। शायद अब नीचे की रेंज थोड़ी बनती हुई दिख रही है। 95, 105 टाइप्स, $10 नीचे की तरफ रेंज में सरकता जाएगा, काफी है। बट बात करेंगे सर कच्चे तेल पर, थोड़े ग्लोबल डेवलपमेंट्स हैं। बट आज का जो बड़ा इवेंट है, पहले इस पर आपसे समझना चाहूँगा पॉलिसी पर क्या व्यू है सर, और क्या देख रहे हैं कमेंट्री के हिसाब से? देखिए 2 चीज़ है दीप। वैसे आम धारणा ये है कि पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं होगा, और मेरा भी मानना ये है कि पॉलिसी में बदलाव नहीं होगा। इसकी वजह ये नहीं कि बदलाव की ज़रूरत नहीं है या ब्याज दरों में बढ़ोतरी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ महंगाई के आंकड़ों को देखेंगे और मजबूत ग्रोथ को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर लेनी चाहिए। अमेरिका ने भी की है, दुनिया भर में कमोडिटी इन्फ्लेशन ज़बरदस्त है और हमारे यहाँ भी है, हायर साइड पर है। और ऐसे में ब्याज दरें बढ़ा लेने में कोई हर्ज नहीं, और ग्रोथ आपकी मजबूत है। तो जब ग्रोथ मजबूत हो तो अगर थोड़ी ग्रोथ कम भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। आपको महंगाई को काबू में लाना है, तो आरबीआई की सबसे पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी महंगाई को काबू में लाने की होती है। दूसरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ग्रोथ को बढ़ाने की होती है। तीसरी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप कह सकते हैं, दूसरी तीसरी में ऊपर नीचे कर सकते हैं, कि सिस्टम में लिक्विडिटी मैनेजमेंट करने की, और चौथा ये कि फॉरेक्स मैनेजमेंट करना टू सम एक्सटेंट। तो ये 4 बड़ी जिम्मेदारियों में कभी कौन सी पहली होगी, कभी कौन सी दूसरी होगी, वो वक्त वक्त पर आरबीआई को डिसाइड करना है कि ग्रोथ के हालात ख़राब है तो ग्रोथ को पहले पुश करे, सिस्टम में लिक्विडिटी की कमी है तो सिस्टम में लिक्विडिटी डाले, महंगाई कम ज़्यादा है तो उस हिसाब से डिसीजन है। तो इस वक्त जो सबसे बड़ी चीज़ है वो महंगाई है। तो महंगाई में काबू करने के लिए आज से अगर आप ऐसे देखें तो आरबीआई को ब्याज दरें बढ़ानी है तो बिल्कुल प्लेटफॉर्म तैयार है, आप बढ़ा सकते हैं। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि क्यों बढ़ाई, लेकिन जितना हम गवर्नर साहब को जानते पहचानते हैं वो लचीला रुख रखने वाले हैं, अकोमोडेटिव हैं, और अगर उनको बढ़ाने का मन भी है तो ऐसा झटका देकर नहीं बनाएंगे। करेक्ट सर। वो इस बार आपको संकेत देंगे कि भाई हमें बढ़ानी पड़ सकती है, अब हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन बचे नहीं है। सो मुझे लगता है कि आज हमें बजाय इसके कि कोई एक्शन हो जाए, इस बात पर फोकस करना होगा। अगर हो जाए तब तो वो अनएक्सपेक्टेड है जी। क्योंकि हमारा पोल भी 100% यही कह रहा है कि ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। अच्छा, ये मानने वाला मैं अकेला नहीं हूँ, 100% लोग जिससे हमने पोल किया है, तो सब लोग ये मानकर चलते थे अगर ऐसा होता तो वो तो झटका है, ये अनएक्सपेक्टेड ब्याज दरें बढ़ गई। लेकिन अगर उम्मीद के मुताबिक ये रहता है कि ब्याज दरें नहीं बढ़ती हैं, तो फिर गवर्नर साहब क्या कहते हैं वो इम्पोर्टेंट है। अब कहने में क्या है, 2 चीज़ है दीप, उसके बेसिस पे हमें फोकस करना है। एक, गवर्नर साहब आपको डराने के लिए आज से कह सकते हैं देखिए भाई युद्ध बहुत लंबा चल गया, कच्चा तेल 140 से 100 आया, लेकिन 100 भी हमको नहीं चाहिए, वो भी महंगा। इधर खाने पीने के तेल और दूसरी चीज़ों के दाम भी बढ़े हैं,
पास पड़ोस में देख लीजिए दुनिया भर में इन्फ्लेशन की क्या हालत है, चाहे वो अमेरिका में 40 साल के ऊपर पे देख लें या श्रीलंका के हालात देख लें, बड़े से बड़े देश को देख लें, छोटे से छोटे को देख लें, सब जगह हालत बड़ी खराब है। सो मुझे बढ़ाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। सो ये खराब कमेंट्री करना चाहे तो गवर्नर साहब के पास बहुत लेग रूम है, जितनी करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन गवर्नर साहब का अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि वो डराते कम है। बिल्कुल। तो अगर उन्हें नहीं डराना तो इसी चीज़ को, इसका दूसरा पहलू जो बनकर आता है वो ये आता है कि भाई युद्ध लाइफ लॉन्ग नहीं चलेगा, दाम 140 से 100 आए, 100 से 70 भी आएंगे, राइट। हम 140 में नहीं खरीद रहे, $35 सस्ता हमने अरेंजमेंट कर रखा है, करेक्ट। सो हमारे लिए उतनी मुश्किल वाली बात नहीं है। और आप खुद देखिए सरकार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है, लेकिन अब हर रोज नहीं बढ़ा रही, रुक रुक कर बढ़ा रही है, करेक्ट। सो अब यहां से हम पेट्रोल डीजल के दाम पे लगभग न्यूट्रल हो चुके हैं। खाने पीने की चीजों की जो महंगाई है वो थोड़े बहुत हमारे इश्यूज हैं, वो शायद वक्त के साथ ठीक हो जाएं। बाकी जो इन्फ्लेशन है वो इम्पोर्टेड है, कमोडिटीज के दाम चाहे वो स्टील हो, मेटल बाकी हो, सब कुछ हो, केमिकल्स हो, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जो हमारे कंट्रोल में नहीं उसको काबू में करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाने से तो कुछ नहीं होगा। दर्द पेट में और दवा आप सर दर्द की खा रहे हैं तो कैसे ठीक होगा। सो इसलिए ब्याज दरें बढ़ा के कोई फायदा नहीं होने वाला, हम अकोमोडेटिव रहेंगे, राइट। ये दूसरा रुख हो सकता है। इन्फ्लेशन अपने आप कम होगा, ग्लोबल इन्फ्लेशन है वो हिसाब से कम होगा, लोकल इन्फ्लेशन को लेकर हम बहुत चिंतित नहीं है। सो ये दूसरा रुख हो सकता है। अब गवर्नर साहब क्या कहेंगे ये मुझे नहीं पता, इन दो में से कुछ एक कहेंगे, लेकिन अब तक का उनका ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि वो लचीला रुख रखते हैं। हाँ, इस बार हो सकता है हल्का सा स्टैंड शिफ्ट करने की कोशिश करें कि ग्लोबली मामला लंबा चल रहा है तो हम थोड़े सावधान हैं, अलर्ट हैं, नज़र बनाए रखें। और ये भी देखना होगा कि एमपीसी में 700 मेंबर्स में से कितने मेंबर्स अकोमोडेटिव रुख के लिए तैयार रहते हैं। तो आज मेरी नज़र है ना पूरी उस चीज़ पे है कि उनकी कमेंट्री किस तरह से निकल कर आती है। अंडरस्टूड सर, ठीक है। तो कमेंट्री, एक्शन तो इंपॉर्टेंट है, कमेंट्री और ज़्यादा इस बार की पॉलिसी में इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हमें क्या अप्रोच रखनी है सर, मार्केट के लिहाज से क्या ध्यान में रखना है? तो मार्केट को दो तरीके से देखना है, प्री पॉलिसी, पोस्ट पॉलिसी, 10 बजे तक और 10 बजे के बाद। 10 बजे के पहले तक तो एक चीज समझ के चलिए कि हम बहुत ज्यादा तकलीफ में नहीं है। तो 10 बजे के पहले 17,550, 17,625 आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर लेगा। और बैंक निफ्टी पर 37,150, 37,350, इससे ज्यादा आप नीचे जाएंगे नहीं। ऊपर में भी 700, 775 को पार नहीं करेंगे और बैंक निफ्टी पर 37,850, 37,975 की रेंज है, उसको पार नहीं करेंगे। तो 200-300 पॉइंट ऊपर, 200-300 पॉइंट ये। अब पॉलिसी में फर्ज करें कि ब्याज दरें बढ़ गई, झटका लग गया, तो फिर नीचे का रास्ता बड़ा खुल जाता है। अच्छा, हाँ, ये होगा वो नहीं है। देखो ब्याज दरें बढ़ने का हम नहीं डिस्काउंट करके चल रहे हैं। अच्छा। पूरी तरह से बॉन्ड मार्केट भी डिस्काउंट मार्केट में भी नहीं है। हाँ, तो दोनों जगह नहीं है। तो अगर ब्याज दरें बढ़ाने का झटका दे देते हैं गवर्नर साहब, या बहुत खराब बोलते हैं, दो में से एक चीज कर सकते हैं। अगर ब्याज दरें बढ़ाने का झटका देते हैं तो 17,375, 17,425 आ रहा है। ओके, ये लेवल यहाँ से 300 पॉइंट नीचे और आराम से, ठीक है। आजकल में गिरे वो अलग बात है। अगर सिर्फ खराब बोलते हैं तो 17,500, 550 पे आके आप रुक जाएंगे। ओके, सो हमें उस हिसाब से देखना है, तैयार रहना है। बैंक निफ्टी में अगर सिर्फ खराब बोलते हैं 36,825, 36,925 पे आके रुक जाएंगे। ब्याज दरें बढ़ा देते हैं तो 36,425, 36,625 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से 1000 पॉइंट नीचे। और सब कुछ अच्छा बोलते हैं, बिल्कुल कहते हैं नहीं कोई टेंशन ही मत लो, सब मैं हूं ना। तो फिर ऊपर में आप 17,900, 17,950 तक जा सकते हैं निफ्टी में। और बैंक निफ्टी पर फिर आप वापस से 38,650, 38,750 वाली रेंज तक वापस 38,625, 38,750 तक जा सकते हैं। हाँ, जो अभी इस रिसेंट रनअप का हाई है वहाँ तक जा सकते हैं। सो आई थिंक पॉलिसी के बाद वाले एक्शन में मज़ा आएगा। आज देखते हैं क्या होता है। ठीक है सर। प्री पॉलिसी में तो मैं बहुत बड़ी रेंज उम्मीद नहीं करा, न 37,000 टूटेगा, न 38,000 टूटेगा बैंक निफ्टी पे, न निफ्टी पे शायद 17,600 टूटे, न 17,800 टूटे, वैसा। ठीक है सर, अंडरस्टूड। अच्छा, इस सब को अगर हटा दें आप, कल का जो फंड्स का एक्शन रहा है, आई मीन अगर आप डेटा देखें, ऑफकोर्स जी की ब्लॉक डील भी थी, बट अगर आप उसको भी हटा दें तो इट्स सरप्राइजिंग कि कल सिर्फ 150 पॉइंट ही बाजार गिरे हैं। जिस हिसाब से कल की बिकवाली आई है, कैसे समझे सर इस डेटा को? डेटा काफ़ी खराब है। एक ही चिंता है मुझे आज के सेशन में, अगर नेगेटिव कोई है तो ये नहीं कि 3 दिन से बाजार गिर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एफआईएस के डेटा अचानक से बहुत स्ट्रांगली नेगेटिव हो रहे हैं। और यही मैं डिस्कस कर दूँ, 5,000 करोड़ की कल कैश मार्केट में बिकवाली एफआईएस की तरफ से, जिसमें 2,091 करोड़ की इन्वेस्टको की सेलिंग है जी की। अगर वो हटा दें आप तो भी 3,000 करोड़ की कैश में बिकवाली है, ठीक है। दूसरा,
1999 करोड़ की यानी कि 2000 करोड़ के इंडेक्स बेचे। लगातार हमें डर हुई कि 75% के आसपास जब इंडेक्स लॉन्ग बैठे हैं तो वो घटेंगे और बढ़ाएंगे नहीं, कल फाइनली वो उन्होंने कर दिया। बिल्कुल। स्टॉक फ्यूचर्स देखिए लगभग 3000 बड़ा अमाउंट है, यानी 5000 करोड़ की इंडेक्स और स्टॉक्स मिला के और 5000 करोड़ की कैश में मिला के, तो कम्युलेटिव 10,000 करोड़ की बिकवाली, उसमें से 2000 करोड़ हटा दो तो भी 8000 करोड़ यानी कि $1 बिलियन की बिकवाली कल एफआईज ने की। ये सबसे बड़ा थप्पड़ है। बिल्कुल, तकलीफ की बात यही है। हाँ, आया कहाँ से ये? अचानक से इनका मूड पता नहीं थोड़ा खराब हो रहा है एक्चुअली, ये देखना पड़ेगा क्योंकि अब 2 दिनों से संकेत दे रहे थे लेकिन कल दबा के बेचा। तो मुझे एक ही प्रॉब्लम कि आज अगर ऊपर उठकर आएंगे तो ऊपर में टिकना मुश्किल होगा, इम्पॉसिबल तो नहीं है, मुश्किल होगा क्योंकि ये नंबर्स अच्छे नहीं है। घरेलू फंड ने 1775 करोड़ की कैश में खरीदारी करी। अब उसमें कितना ब्लॉक डील का एडजस्टमेंट है कितना है वो एक अलग चीज़ है, बट ओवरऑल एफआईएस के नंबर बहुत खराब है। तो आज के लिए सबसे बड़ा नेगेटिव एफआईएस के नंबर ही। एफआईएस के नंबर बिल्कुल, तो उसका एक झटका जरूर बाजार को लगते हुए दिखा है। एक बार जरा ग्लोबल मार्केट पर भी डाल देते हैं नजर सर। वैसे तो थोड़ी सुस्ती थी बट एटलीस्ट 2 दिन की गिरावट पर ब्रेक लगा, अच्छी रिकवरी भी हुई। 2 चीज अच्छी हुई है कल ग्लोबल मार्केट्स में। एक तो ये कि आप नीचे से 400 पॉइंट रिकवर होकर बंद हुए हैं, 100 पॉइंट ऊपर उम्मीद के मुताबिक बंद हुए। हम बंद हुए तो 25-30-40 पॉइंट तो ऊपर हो ही गए थे, तो थोड़ा ऊपर बंद हुए। नेस्डेक में अच्छी रिकवरी दिखी, तो लेकिन वो नेस्डेक में भी रिकवरी वही वाली बात है कि निचले स्तरों से आई है। सो अच्छी बात क्या है, एक रिकवरी स्क्रीन पर हुई है पूरी की पूरी, वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है और जब स्क्रीन पर रिकवरी होती तो ही आपके लिए बेस बनने का काम करता है, पहला। दूसरी चीज दीप, अगर आप इंटरनल्स जाके देखें अमेरिकी बाजारों के, तो ब्रॉडर मार्केट में अच्छी रिकवरी थी, वहाँ अच्छी खरीदारी थी। ये सिर्फ रिकवरी आपको इंडेक्स में नजर नहीं आएगी, लेकिन ओवरऑल कई सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो मार्केट का मूड डिसाइड करते हैं, वो थोड़े ठीक परफॉर्म करते हुए दिखे। अब बॉन्ड यील्ड्स वहाँ पर भी बढ़ती हुई दिख रही, तो वो तो चिंता अभी तक बनी हुई है कि बॉन्ड यील्ड्स तो 2.6 के ऊपर या 2.65 के आसपास है, तो वो चिंता है। बाकी चिंताओं में कोई खास बदलाव नहीं हुआ, न तो बढ़ी है न घटी है, लेकिन कल की रिकवरी में एक तो ये। दूसरी चीज जो ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए अच्छी है वो कच्चा तेल। देख लीजिए 110 से 100 आ गए और मार्केट बढ़ता नहीं है। इस सोमवार को हमने डिसाइड कर लिया था अब कच्चा तेल हमारे लिए ट्रिगर नहीं रहा। करेक्ट। और एग्जैक्टली वहां से कच्चे तेल पे बाजार ने रिएक्शन देना बंद किया। तो हर वक्त हमें ये समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किस वक्त बाजार किस चीज पर रिएक्शन दे रहा है। अभी हमारा रिएक्शन थोड़ा अमेरिकी बाजारों पर है, थोड़ा एफआईएस के डेटा पर है। दोनों पर हमारा 50-50% वेटेज है, ठीक है। देखते हैं अब ट्रिगर अगर कोई बदलेगा। सिर्फ मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि किस वक्त कौन से ट्रिगर पर बाजार सबसे फोकस करता है। मैं बताता हूँ, एक ज़माना था दीप जब इन्फ्लेशन के आंकड़े आते थे दोपहर में 12 बजे। यस सर। और उस समय इन्फ्लेशन के आंकड़ों पे 2-3% इंडेक्स ऊपर नीचे हो जाता था। करेक्ट। आईपी भी आता था। हाँ, आईपी ने तो वो हर वक्त बाजार का। एक जमाना था हम ब्रिटेन देख के डिसाइड करते थे। जब ब्रिटेन खुलता था दोपहर 12:30 बजे, तो यूरोप खुलता था तो हम डिसाइड करते थे कि हमें किधर जाना है। बिल्कुल। सो मार्केट के लिए हमेशा ट्रिगर्स बदलते रहते हैं। वो वक्त की बात है। 1 महीने पहले रशिया यूक्रेन था, अब उसकी बात ही नहीं, आज उसको देखते भी नहीं। करेक्ट। सो इस वक्त हमने कच्चा तेल देखना बंद कर दिया। अभी तो नहीं देख रहे हैं, देखना वापस जरूरत होगी तो देखेंगे। या बहुत ज्यादा अब कच्चे तेल में क्या $10 ऊपर नीचे हो जाए तो हमारा फोकस आएगा वापस। ना अब बड़ी मूव पे हाँ, या तो $10 बढ़ जाए या $10 घट जाए, तो घटेगा तो फिर बहुत खुशी भी थोड़ी होगी, बढ़ गया तो फिर वापस से डर लगे। तो इसलिए अभी फिलहाल हमारे जैसा चल रहा है वो ठीक है। सो ग्लोबल संकेत आपके लिए न्यूट्रल साइड पर है, हल्के पॉजिटिव ही मैं मानूंगा। खाली एक ही चीज नेगेटिव है कि अब डिप्लोमेटिक लेवल पर रशिया यूक्रेन का मैटर बहुत हो रहा है कि यूएन में ये सैंक्शन लगाओ, वो करो, कोयला इंपोर्ट बंद किया। मतलब ये भी धीरे धीरे कर रहे हैं। क्या है, कोई नहीं चाहता ना मेरे घर की बिजली जाए, ठीक है ना। तो पहले कोयला बंद करेंगे, फिर ऑयल बंद करेंगे, तब तक हम दूसरी जगह से अरेंजमेंट कर लें अपना। अपने भी होता था ना जब कोविड के वक्त, सबको लगता था मेरे घर में दवाई, बेसिक दवाइयों का स्टॉक तो होना चाहिए, है ना। आए नहीं आए, वैसे सबको डर लगता है ना हर देश को कि भाई मेरे पास बेसिक चीज़ें होनी चाहिए, गैस से लेकर, ऑयल से लेकर, कोयले से लेकर, ताकि कभी रशिया अचानक से हम सोचे हम बंद करेंगे, रशिया ने डिसाइड कर लिया नहीं भेजूंगा तो करेक्ट हो सकता है। ये तो रशिया भी डिसाइड कर सकता है, बिल्कुल। तुम सैंक्शन लगा लो, मैं लगा के देखता हूँ, तुम 7 दिन चला के देखो काम अपना। करेक्ट। तो वो तो दोनों तरफ से हो सकता है ना, वो रिस्क आप मना थोड़ी कर सकते हैं, है ना। कभी उनका दिमाग खराब हो गया तो। सो इसलिए हर देश पहले अपनी अपनी तैयारी कर रहा है,
और उसके बाद धीमे धीमे सैंक्शन बढ़ाने की चीज़ें हो रही है। सो अब ये है ना, दोनों तरफ से चलता रहेगा, इसका एंड कब होगा भगवान जाने। अब हम उसको सोचना भी बंद कर चुके हैं कि एंड कब और कैसे और किस तरह से होगा। सो ठीक है, तो वहाँ पर हमारे लिए कोई अभी रिएक्शन के लिए कुछ बचा नहीं है। रिएक्शन के लिए हमारे पास अमेरिकी बाजार और कच्चा तेल है, ये ठीक है, इसलिए मैंने ग्लोबल संकेत आज न्यूट्रल रखे हैं। और एफआईज के संकेत मैं बता ही चुका हूँ, वो भी आज नेगेटिव हैं। बिल्कुल। घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है, सेंटिमेंट न्यूट्रल से हल्का कॉशियस सावधानी वाला है, और ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव, ट्रेंड में बदलाव नहीं। ट्रेंड में बदलाव मेरे ख्याल से मैं निकाला नहीं एक्चुअली। 17,200 17,350 के 17,150 17,350 शायद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, उसके नीचे कहीं ट्रेंड में बदलाव होगा, मैं चेक करके बताऊंगा। ठीक है, अभी जरूरत नहीं, अभी थोड़ा डिस्टेंस है। ठीक है, बट आज के लिए लेवल्स कौन से रहेंगे? आज मैंने थोड़े इंटरेस्टिंग तरह से लेवल दिए दीप। सपोर्ट जोन मैंने दो दिए हैं आज, क्योंकि पॉलिसी के हिसाब से आपको तैयारी रखनी। पहला सपोर्ट जोन तो 17,550 17,625 है, ये पॉलिसी के पहले आपका सपोर्ट हो गया। पॉलिसी के बाद खराब बोला तो 17,475 17,500, और खराब किया तो मतलब ब्याज दर बढ़ाई तो 17,375 17,425। तो ये तीनों तरीके से मैंने दे दिया ताकि आपको कहीं लाइफ में कंफ्यूजन न रहे। क्योंकि अगर गवर्नर साहब बोल रहे हैं और गवर्नर साहब ने क्या बोला, ब्याज दर बढ़ा दी तो क्या है, खाली बढ़ाई नहीं, खराब बोला तो क्या, तो उस समय तो मैं आपको लाइव नहीं बोल सकता ना जब गवर्नर साहब बोल रहे हैं, इसलिए मैंने पहले ही लेवल लिखा देता हूँ। तो पॉलिसी के पहले का सपोर्ट जोन क्या है? 17,550 17,625। पॉलिसी में अगर ब्याज दरें बढ़ा देते हैं 17,375 17,425, बढ़ाते नहीं है न्यूट्रल, लेकिन थोड़ा डराने वाली बात करते हैं 17,500 17,550। क्लियर है? वो तैयारी करके लाए एकदम बिल्कुल। हाँ, उस हिसाब से किधर क्या निकल कर जरूरी है भाई। क्या है कि हर वक्त आप एकदम लाइव नहीं बोल सकते ना, चीजें होती है तब। और उस समय अच्छा मुझे भी तो सोचने के लिए टाइम चाहिए, तो मैं भी अगर पहले से होमवर्क करके रखूँ तो ईजी है ना। तो ईजी है। अब ऊपर की तरफ जो है दीप, पॉलिसी से पहले 17,700 775 है, और अच्छी पॉलिसी आ गई तो 800 से 900 अगर अच्छा बोले तो। बाकी तो ब्याज दरें तो बढ़ने का तो कोई है ही नहीं, तो वो तो डिस्काउंटेड ही है। तो 17,900 950 मैक्सिमम दिखता है, इसके ऊपर नहीं दिखता। पॉसिबिलिटी है, हाँ उतना बन सकता है बनने में, इसलिए ऊपर का जो ना 800 से 900 दिया है। अब आइए बैंक निफ्टी, सिमिलर सिचुएशन है। अगर पॉलिसी अच्छी आई, पॉलिसी के पहले का सपोर्ट है 37,150 37,350। 37,350 कल का लो है, 37,150 की क्लोजिंग के नीचे ही मार्केट थोड़ा और फ्रेश खराब होगा बैंक निफ्टी पे, इसलिए पहला सपोर्ट जो ना आपका ये हो गया। अगर पॉलिसी ठीक ठाक आई, कुछ खराब मतलब उन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया, खाली खराब कमेंट्री की, तो 36,825 36,925 आ सकता है। ब्याज दरें बढ़ा दी तो 36,425 36,625, यानी 1,000-1,200 पॉइंट की जगह नीचे खुल जाती है। ठीक है, अब आइए ऊपर की तरफ, 37,850 37,975 प्री पॉलिसी लेवल है। ठीक है, उसके बाद अगर पॉलिसी अच्छी आती है तो 38,625 उसके। हाँ, पॉलिसी में अगर ब्याज दरें बढ़ाने को लेकर कंफर्ट देते हैं 38,075 38,225, और बहुत बढ़िया पॉलिसी आ गई तो 38,625 38,750, वहाँ पर तो आपको जितना बेचना है प्रॉफिट बुक करना है कर सकते हैं। ये 3 लेवल ऊपर की तरफ के भी जोन है। ठीक है सर, रेजिस्टेंस और सपोर्ट 17,640 पर हम बंद हुए, नीचे सपोर्ट 17,625 550 500 475 425 400 और 375 फाइनल सपोर्ट। ऊपर 675 702 छोटे लेवल, 775 800 मीडियम लेवल, 900 950 18,000 बड़े लेवल्स ऊपर की तरफ। बहुत क्लियर लेवल है, कोई तकलीफ नहीं है। बैंक निफ्टी 37,550 पे आप बंद हुए, नीचे सपोर्ट सीधा 450 350 150 छोटे सपोर्ट है ये तीनों। 37,025 36,925 36,825 मीडियम सपोर्ट है, और फाइनल बड़े सपोर्ट आगे जो निकल कर आते हैं वो 36,625 से 36,425 का आता है बैंक निफ्टी पर। आज थोड़े से लेवल दूर के बड़े इसलिए दिए एक पॉलिसी के हिसाब से, नहीं तो नहीं देने की जरूरत पड़ती है। 1,000 पॉइंट 1,200 पॉइंट नीचे की जगह है, 1,100 पॉइंट तक की, ऊपर में भी 1,200 पॉइंट 1,200-1,300 पॉइंट के ऊपर नीचे की रेंज बैंक निफ्टी में दिखती है अगर हुई तो। ऊपर की तरफ 37,650 850 975 ये 3 छोटे लेवल हैं। 38,075 38,225 2 मीडियम लेवल है, और बड़े लेवल 38,450 625 और 38,750 बैंक निफ्टी। लेवल क्रिस्टल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अंडरस्टूड सर। फाइनली कल थोड़ी एटलीस्ट एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन कम हुई है सर। हाँ, 74 से 68% कम हुई है, उसका असर भी दिख रहा है आपको, दिख रहा है। बड़ी बिकवाली हुई है तो थोड़े कम हुए तो ठीक है, अच्छी बात है। पुट कॉल रेशियो कल की एक्सपायरी के बाद थोड़ा नीचे है, नीचे तो नहीं आया मतलब थोड़ा बढ़ा, लेकिन सीरीज की शुरुआत करने के लिए 0.9 ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा कोई समस्या नहीं है। और बैंक निफ्टी का भी पुट कॉल रेशियो दीप देखेंगे तो ऐसा कोई बढ़ा हुआ नहीं है, 0.81 के आसपास से न्यूट्रल है। विक्स अनचेंज रहा है, क्यों अनचेंज रहा भगवान जाने। हाँ ठीक है,
निफ्टी तो 168 पॉइंट घटा था, फिर भी विक्स अनचेंज है। अब आइए, अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो जिनको स्टॉप लॉस रखना है, डे ट्रेडर्स को छोटा रखना है, कल के लो पेज लगा देंगे थोड़ा सा नीचे 17,600 और गैप से खुल रहे हैं अगर थोड़ा ऊपर तो फिर 17,600 काफ़ी है, इससे बड़ा स्टॉप लॉस रखना नहीं है दीप आपने को। ठीक है। और क्लोजिंग अब 450 का आता है, कल हमारा क्लोजिंग स्टॉप लॉस 17,650 का था। अब किसी ने लगा दिया तो भी ठीक, नहीं लगाया है तो या तो आप 17,650 रखो या फिर आज पॉलिसी के लिहाज से 17,450, अपनी श्रद्धा के हिसाब से जो आपको रखना है, दोनों में से जो रख रहे हैं। ठीक है, डन। बैंक निफ्टी स्टॉप लॉस एक ही है 37,150, कल भी यही था, आज भी यही। इंट्राडे भी क्लोजिंग भी इसके नीचे नहीं है। इंट्राडे में किसी को और छोटा रखना हो तो कल का लो है 37,346 का, वो भी रख सकते हो, 200 पॉइंट और रिस्क कम करनी है तो। बाकी 37,150 आपकी इच्छा पे, क्लोजिंग तो 37,150 ही रहेगा। ठीक है सर। शॉर्ट पोजीशन 17,825, स्टॉप लॉस नीचे खींच लाया हूँ मैं 18,000 से, सीधा 200 पॉइंट नीचे कर दिया, 17,825। इंट्राडे भी क्लोजिंग भी, कल का हाई है दीप आपका 17,787, परसों का क्लोजिंग है 17,807, तो 17,825 इन दोनों के ऊपर अगर निकलता है तो हम शॉर्ट काट लेंगे, क्लोजिंग भी इसके ऊपर होती तो फिर थोड़ा वापस ऊपर जाने की जगह बन जाएगी। ठीक है। और जिसको बहुत डीप रखना है वो 18,000 का रखे, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करता। बैंक निफ्टी स्टॉप लॉस कल भी जो था आज भी रहेगा, कल भी 38,075 था, आप देखिए दीप 37,975 से कल घूम गया 100 पॉइंट वहीं से एग्जैक्टली। ये स्टॉप लॉस ठीक है, 38,075 इंट्राडे भी क्लोजिंग भी ठीक है। चलिए, ये है आपके लिए सारी मौजूदा पोजीशंस पर अनिल जी की राय। अब नई पोजीशंस पर आते हैं सर। एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए ये राय आज निफ्टी में खरीदारी करने की, और वो स्टॉप लॉस है 17,600, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, ट्रिगर हो जाए छोड़ दीजिए। जहां भी एग्रेसिव लिख दूं ना वहां ये समझ लेना स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना, ट्रिगर होता तो करना ही करना है, बाकी मत करिए। अच्छा। नहीं, रूल बताना जरूरी, ताकि क्या है, नहीं तो लोगों को समझ में आए। एग्रेसिव का मतलब दो तरीके से होता है, एक तो आपको वो एक्टिव शिकारी हैं जी, और दूसरा ये है कि इंतजार कर रहे हैं, हाँ डिसिप्लिन वाले हैं तो ये करना है। सो एग्रेसिव ट्रेडर में आपको दोनों चीज़ करनी है। अगर एक्टिवली ट्रेड करें तो डिसिप्लिन के साथ करें, 17,600 स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट ऊपर के बनेंगे 17,675, 700, 775, 800, 200, 950 फाइनल टारगेट। थैंक यू वेरी मच। जो लोग बेचना चाहते हैं 17,775 से मूड बनाएं, 800 पे भी सोच सकते हैं, 900 तक तो पक्का बेचें, 17,900 के जितना नजदीक बेचेंगे उतना बढ़िया, अगर मिला मौका तो। आई डोंट नो मिलेगा नहीं मिलेगा, पॉलिसी इसलिए 18,000 का स्टॉप लॉस होगा दीप, 17,700, 650, 625, 550, 500 और 475 तक के टारगेट के लिए आपको करनी है बिक वाली निफ्टी में ऊपर की तरफ। अगर मूड माहौल देख लें, डाउ देख लें, पॉलिसी देख लें और आपको लगे सब कुछ खराब लग रहा है लाइफ में, तो 17,775 दिखे तो बेच ही देना है, फिर किसको पूछना है, नहीं तो ऊपर का इंतजार करें। ठीक है सर, क्लियर है। बैंक निफ्टी एग्रेसिव ट्रेडर्स खरीदें 37,150 के स्टॉप लॉस के साथ, चाहे तो आप 37,350 भी लगा सकते हैं, कल के लो का आपकी मर्जी पर है। ऊपर के जो टारगेट बनेंगे दीप 37,650, 850, 925 और 975, ये सारे टारगेट 38,000 के नीचे के। 38,000 को पार करे मुश्किल है, किया तो 38,075, 225 और बाकी के फिर ऊपर के टारगेट जो 625 से 750 तक के बनते हैं, वो मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल में दिए हुए हैं, वहाँ से ले लीजिएगा। फिलहाल यहाँ तक के काफ़ी है। ठीक है। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, अब शॉर्ट करना ट्रिकी है आज बैंक निफ्टी में, क्योंकि अगर पॉलिसी बहुत अच्छी आ गई तो भाग भी सकता है, स्ट्रेंथ कल दिखा भी रहा था, लेकिन फिर भी अगर एग्रेसिव ट्रेडर्स के तौर पर आपको चांस लेना ही है तो 37,925 से 38,075 ये 150 पॉइंट की रेंज है जहां आपको एक चांस लेना चाहिए। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होगा 38,150 का, वो पार हो तो शॉर्ट काट लीजिए, लॉन्ग भी कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, डबल लॉन्ग, हाँ मतलब शॉर्ट काट के लॉन्ग लॉन्ग कर लीजिए। ठीक है, तो वो कर लीजिए। फिलहाल अगर ये नहीं ट्रिगर होता है स्टॉप लॉस 37,925, 38,075 की रेंज में आप बेचते हैं तो टारगेट जो बनेंगे 37,850, 650 और 550 से, ये तीन छोटे टारगेट है। 350, 150 और 37,050 मीडियम टारगेट है। 36,925, 36,825 फाइनल टारगेट। इसके नीचे गए तो वही 36,625, 425 की रेंज में पहुंचेंगे, वहाँ पे शॉर्ट काट लीजिएगा पूरी की पूरी। थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर, ये रहे आपके लिए। अंडरस्टूड सर। कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स वायदा कारोबार के? वायदा कारोबार में कुछ खास नहीं है दीप, क्योंकि नई चीज, लेकिन हाँ एक लेवल है 17,800, ये पार करके टिकेंगे तो ही तेजी सोचना है। जब तक आप 17,800 को नहीं पार कर रहे हैं दीप, मतलब अगर आज जब आप 150 पॉइंट बढ़ भी जाते हैं, ठीक है ना, तो 17,800 के ऊपर टिकना जरूरी। तो 800, 825 आपके लिए लक्ष्मण रेखा है। क्यों? 17,800 के पुट पर 21 लाख शेयर है और कॉल्स में 35 लाख शेयर है, तो 17,800, 825 को पार करके टिकना निफ्टी के लिए बहुत जरूरी। तो एक ही लेवल ऊपर की तरफ 17,800, 825 है, जब तक इसके नीचे है कमजोरी है, मजबूत नहीं है। 150 पॉइंट की रिकवरी के बावजूद आप ट्रेंड कमजोरी की तरफ ही है। नीचे अब कहाँ सपोर्ट है पता नहीं,
क्योंकि 20-25 लाख कोई खास ओपन इंटरेस्ट है नहीं नीचे में, तो अपने एक ही लेवल ध्यान रखना है 17,800-825। बैंक निफ्टी 38,000 के ऊपर निकलेंगे, हालांकि डेटा बहुत ही कम है, तो 38,000 के ऊपर निकलेंगे तो ही मजबूती का पहला संकेत आएगा। फ्रेश कमजोरी 37,000 के नीचे होगी। ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए, तो ये हैं सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट जहां पर आपको रखनी है नज़र। बाजार के लिहाज से आज एक और इम्पॉर्टेंट दिन है और ये है रुचि सोया का एफपीओ। उसके जो एफपीओ में अलॉटमेंट हुए थे शेयर्स की, वो आज लिस्ट होने वाले हैं। 9:15 बजे ये हो जाएंगे, आईपीओ की तरह नहीं है 10 बजे होंगे, 9:15 बजे आपको ये प्राइसेस आ जाएंगे। क्या करना है सर? देखिए 650 रुपये में अलॉटमेंट मिले। हमारी राय थी कि आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ शॉर्ट टर्म में भी बन जाएगा। अगर आप ये सोचें कि 825-850 दिख रहा है वहीं लिस्ट हो जाए, थोड़ा सा एम्बिशियस होगा, हो भी सकता है। मेरा ये समझना है 750-800 की रेंज में अगर मिलता है तो वो एक अच्छी जगह होगी जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक कर सकते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के तौर पर। 650 में मिला आपको 100 से 150 रुपये हफ्ते भर के इन्वेस्टमेंट में मिलता है तो क्या बुरा है? बिल्कुल। लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टर हैं, जिसके लिए हमने राय दी थी, तो आप 900-1000 रुपये के टारगेट के लिए इसको होल्ड करके रखें आराम से। लॉन्ग टर्म में पैसा बना कर देगा स्टॉक, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर आपका व्यू है तो 750-800, या दूसरा तरीका ये है दीप कि आप एक स्टॉप लॉस लगा लें रीजनेबली, तो 700 का हो सकता है आपका, ताकि आपका प्रिंसिपल प्रोटेक्ट रेयर थोड़ा 5% का 7% का गेन भी बन जाए। सो वो देखना होगा। तो लेकिन हाँ, क्योंकि ऑलरेडी लिस्टेड है, 9:15 बजे से शुरू हो जाएगा, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा अपने लिए भी कि एफपीओ पे किस तरह से होता है। लेकिन हाँ, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो अपना स्टॉप लॉस जरूर रखें, भले ही आप 650 का रखें, 700 का रखें, 750 का रखें, लिस्ट कहाँ होता है उस हिसाब से। लेकिन एक चीज़ क्लियर है, काफ़ी लोग होगा जो लिस्टिंग पर प्रॉफिट बुक करने भी आएंगे, तो हो सकता है एक बार लिस्ट होने के बाद थोड़ा नीचे आए, 650 के नीचे नहीं, जहाँ कल बंद हुआ वहाँ से नीचे आए, वहाँ से नीचे आने के बाद एक बार इनिशियल सप्लाई खत्म होने के बाद स्टेबल हो भी सकता है। तो आपका व्यू क्या है वो आपको सोचना जरूरी है, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म। अगर लॉन्ग टर्म है तो दिक्कत नहीं, शॉर्ट टर्म है तो आपको प्रॉफिट लेना है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में भी अगर आपका व्यू रिस्क नहीं लेने का है तो आप एक सूटेबल स्टॉप लॉस रख लो, चाहे वो इश्यू प्राइस का हो सकता है या लिस्टिंग के बाद आप जो भी भाव है उससे 25-50 रुपये नीचे का आप अपना स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है सर, तो ये है आपके लिए रुचि सोया एफपीओ, इस पर आज के लिए स्ट्रैटेजी। आइए, कुछ और खास चीज़ें भी हैं जिस पर लेनी है अनिल जी की राय, चर्चा करनी है उनके साथ, पर उससे पहले आज की जो खबरें हैं उस पर डाल देते हैं नज़र, और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी। वरुण, कुशल और आशीष तीनों हैं हमारे साथ तैयार। मॉर्निंग वरुण, बताएं ट्रिगर्स और खबरें आज की। ओके, गुड मॉर्निंग दीप। ट्रिगर्स में तो आज ज़्यादा कुछ है नहीं। सबसे पहले आरबीआई की पॉलिसी, वही एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। इसके अलावा खबरों में अगर आप देखेंगे तो स्टर्लिंग एंड विल्सन के नंबर्स आए, लेकिन उसके पहले हाँ, इंडियाबुल्स रियल एस्टेट, ये मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि क्यूआईपी बुक जो है वो लॉन्च हो चुकी है इस कंपनी की। करीब 1000 करोड़ के आसपास ये कंपनी जुटाने वाली है, और जो प्राइस रखा गया है 106.38 का रखा गया है। फ्लोर प्राइस पे 5% के आसपास का डिस्काउंट जो है वो भी ये कंपनी देगी, और 12 अप्रैल को बोर्ड की बैठक है जहाँ पे इशू प्राइस के ऊपर फैसला लेने वाले हैं। तो आज ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक है। स्टर्लिंग एंड विल्सन नंबर्स आए हैं, थोड़े मिक्स टाइप के हैं क्योंकि रेवेन्यूज जो है 21.5% गिरे हैं। एबिटा फ्रंट पे कंपनी ने 124 करोड़ का लॉस किया है, और बॉटम लाइन पे करीब 126 करोड़ का लॉस किया है। ऑपरेशनल अपडेट काफ़ी सारी कंपनियों ने दिया है, जिसमें सबसे पहले तो शोभा लिमिटेड है। FY22 में कंपनी के अब तक की सबसे बेहतरीन बिक्री जो है इस कंपनी ने दर्ज की है। बेंगलुरु, पुणे, गुरुग्राम और गिफ्ट सिटी में अब तक की सबसे बेहतरीन सेल्स हुई है। कुल सेल्स जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट रही है, 0.4% के आसपास की बढ़ोतरी है। रियलाइजेशन जो है उसमें 3.5% की बढ़ोतरी है। सेल्स वैल्यू में 7% की बढ़ोतरी है, और प्राइस रियलाइजेशन में करीब 4.35% के आसपास की बढ़ोतरी देखी गई है। ओबेरॉय रियल्टी यहाँ पे थोड़ी कमजोरी है। Q4 में जो यूनिट्स बुक हुए हैं 421 से घटकर 234 के आसपास आए हैं। जो एरिया बुक्ड है वो भी घटा है इस कंपनी का, 10.63 लाख स्क्वायर फीट से घटकर 5.24 लाख यूनिट के आसपास है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत कमजोरी है। वैल्यू में भी 1957 करोड़ से घटकर 922 करोड़ के आसपास है। चोलामंडलम में इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे Q4 की जो अपडेट है वो ठीक ठाक है। डिसबर्समेंट 58% बढ़े है। व्हीकल फाइनेंस डिसबर्समेंट जो है इसमें 43% की बढ़ोतरी है। होम लोन डिसबर्समेंट हालांकि मामूली 2% बढ़ोतरी वहाँ हुई है, और जो नया बिजनेस इन्होंने चालू किया है 1500 करोड़ के आसपास के डिसबर्समेंट वहाँ भी रहे हैं। कलेक्शन एफिशिएंसी जो है 138% रही है। साथ ही साथ पावर कंपनीज पे नजर रखेगा, टाटा पावर, अडानी पावर जैसी कंपनी, और खासकर टाटा पावर पे, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने पावर कंपनियों को टैरिफ बढ़ाने की अनुमति दे दी है। यानी कि आपके लिए महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिसिटी महंगी होगी, खासकर मुंबई में, लेकिन इन कंपनीज के लिए अच्छी खबर है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ अपडेट्स और साथ ही कुछ और स्टॉक्स जहां पर रखनी है नज़र। कुशल, मॉर्निंग, बताएं कौन सी खबरें लेकर आए हैं आप?
मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले एम&एम पर आपको फोकस रखना चाहिए क्योंकि यहाँ पर सैंगयोंग मोटर्स और एडिसन मोटर्स के कंसोर्टियम के बीच जो डील होने वाली थी वो टल गई है। अब आप देखिए, डील के तहत एडिसन मोटर्स का कंसोर्टियम सैंगयोंग में निवेश करने वाला था, जिसके लिए ऑब्वियसली महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है निवेशक ढूंढ रहा था, और ये कुल डील करीबन 1882 करोड़ रुपए की थी। तो एक हिटबैक जो है आप कह सकते हैं एम&एम की तरफ से आता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही हेस्टर बायो पर फोकस रखिए। कंपनी को सरकार से कोविड सुरक्षा मिशन के तहत कोविड की वैक्सीन बनाने के लिए 60 करोड़ रुपए मिल गए हैं, तो यहाँ पर इस वजह से फोकस में रहेगा। साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा और गायत्री प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर खबरें आ रही हैं कि गायत्री प्रोजेक्ट्स से रिकवरी के लिए बैंक ने बैंक्रप्सी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, और गायत्री प्रोजेक्ट्स पर कुल जो है 6000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा का जो एक्सपोजर है करीबन 1500 करोड़ रुपए का है। आईडीबीआई बैंक, यहाँ पर खबर आ रही है, बैंक के खरीदार को आरबीआई से जो है कुछ छूट मिल सकती है, कुछ रियायतें मिल सकती हैं, जिसमें न्यूनतम पब्लिक शेयर होल्डिंग, प्रमोटर होल्डिंग में बदलाव वाले जो नियम है वहां पर राहत दी जा सकती है। सिंप्लेक्स इंफ्रा 12 अप्रैल को यहां पर बोर्ड बैठक है। प्रेफरेंशियल इशू के जरिए फंड जुटाने पर कंपनी विचार करती हुई नजर आएगी। और अंत में केएसबी लिमिटेड, जहां पर कंपनी के आईटी सिस्टम्स पर साइबर अटैक होता हुआ दिखा है, और एहतियात के तौर पर कुछ आईटी सिस्टम्स को इन्होंने बंद किया है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और खबरें जहां पर आपको रखनी है नज़र, बट खबरों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। कुछ ब्लॉक डील्स भी हुई थी, बताएं वरुण इनके बारे में भी। ओके दीप, तो ब्लॉक डील से बताऊंगा, लेकिन एक इंटरेस्टिंग स्टॉक आपको बताता हूं, और वो है रोहित फेरो। दरअसल इस कंपनी में आज से ट्रेडिंग जो है वो बंद हो गई है। अब दरअसल देखिए, टाटा स्टील का जो रेजोल्यूशन प्लान था उसको मंजूरी मिली थी, ये खबर तो कल आ चुकी थी, लेकिन उसके बाद तुरंत ही इस काउंटर में जो ट्रेडिंग है वो बंद कर दी गई है। यहाँ पे नजर रखिएगा। वहीं आंध्र प्रदेश में बिजली की किल्लत है, जिसके वजह से राज्य ने उद्योगों के लिए बिजली सप्लाई जो है उसमें करीब 50% के आसपास की कटौती की है। 2 हफ्तों के लिए इंडस्ट्रियल सप्लाई में कटौती की गई है। राज्य में रोज 8 से 12 घंटे बिजली जो है उसकी कटौती जारी रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये एक दिक्कत की बात है। तो बेसिकली आंध्र प्रदेश में जितनी भी कंपनीज है वहाँ पे नजर रखिएगा, और साथ ही साथ IEX कोल इंडिया पे भी नजर रखिएगा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट वहाँ भी हो सकता है। अब बात करते हैं बल्क डील्स की, जिसमें जी एंटरटेनमेंट में कल इन्वेस्को ने 7.43 करोड़ शेयर बेचे थे। सेगेंटी इंडिया मॉरिशियस ने करीब 99 लाख शेयर्स खरीदे हैं, और मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पे करीब 1.01 करोड़ शेयर्स जो है इस कंपनी में खरीदे हैं। आरबीएल बैंक इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रैटेजीज एशिया ने करीब 34.3 लाख शेयर्स इस काउंटर में बेचे हैं 139 के रेट पे, और एस्टर डीएम में इंडियन मॉरिशियस होल्डिंग ने करीब 66.65 लाख शेयर्स बेचे हैं 192 के भाव पे यह हिस्सा बेचा गया है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और अहम खबरें। आइए ब्रोकरेजेस FIR। मॉर्निंग आशीष, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, जुबिलेंट फूडवर्क्स यहाँ पर HSBC की तरफ से जो है बहुत बढ़िया रिपोर्ट आई है, जहाँ पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा है और ऊंचा लक्ष्य दिया है। 2753 की जो क्लोजिंग है ये 4300 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं, और मान रहे कि QSR स्पेस अभी भी काफ़ी ज़्यादा बजेंगे। अगले 2 डेकेड्स यानी 20 सालों में अगर आप देखें तो बहुत बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और अच्छी बात ये भी कह रहे हैं कि इस भाव पर जो है वैल्यूएशन भी इन्हें ठीक ठाक नजर आ रहे हैं, जिसके चलते खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। लेकिन मैक्वारी जो है इनका मूड नहीं बदल रहा है, ये अंडर परफॉर्म की रेटिंग को अभी भी बरकरार रखे हुए हैं, और करंट मार्केट प्राइस से काफ़ी नीचे यानी 2150 रुपये का जो है ये इन्होंने लक्ष्य दिया है। डॉक्टर रेड्डीज अभी दवा जो लॉन्च की, इसके बाद मॉर्गन स्टैनली की तरफ से नोट आया, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, और 4317 की जो क्लोजिंग है ये लक्ष्य दे रहे 5202 रुपये का। टाइटन यहाँ पर देखिए, क्वार्टरली अपडेट्स के बाद क्रेडिट स्विस की तरफ से आज नोट आया, न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, 2750 रुपये के लक्ष्य लिए। JP मॉर्गन भी न्यूट्रल की राय देने 2630 रुपये का लक्ष्य दिया है। मैक्रोटेक डेवलपर्स यहाँ पर भी जो क्वार्टरली अपडेट्स आए थे, इसके बाद मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1298 के लक्ष्य के लिए। चोला इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर खास फोकस रखेगा, क्योंकि कल सिटी और मॉर्गन स्टैनली की तरफ से जो है डाउनग्रेड आया था, मान रहे थे कि इनके ऑटो कारोबार में जो है थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन इसके विपरीत जो ऑपरेशन हाईलाइट्स आए हैं वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिली है। जेफरीज खरीदारी किराए को बरकरार रखे हैं, 687 की जो क्लोजिंग है ये लक्ष्य दे रहे हैं 820 रुपये का, और ये मान रहे हैं कि सालाना आधार पर डिसबर्समेंट में 58% और तिमाही दर तिमाही
20% की शानदार ग्रोथ आई है, जिसके चलते स्टॉक के ऊपर बुलिश है, खरीदारी की राय दे रहे हैं। और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की कुछ कंपनीज है जो आपके रडार पर रहनी चाहिए। हैवेल्स इंडिया, यहाँ पर जेपी मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य मामूली तौर पर बढ़ा है, 1270 से बढ़ाकर 1300 कर दिया है, हालांकि 1250 की क्लोजिंग है। इसके अलावा एफएमसीजी स्पेस में देखिए जेपी मॉर्गन कोलगेट के ऊपर देखिए न्यूट्रल की राय दे रहे हैं और जो लक्ष्य है उन्होंने थोड़ा सा घटा है, 1500 से 80 से एडजस्ट कर 1530 रुपये का ये लक्ष्य दे रहे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जहां पर आपको रखनी है नज़र। पूरा ट्रेड सेटअप आपके सामने है, पॉलिसी का इंतज़ार है, वीकेंड का भी इंतज़ार है, पर उससे पहले आज एक और ख़ास दिन है जिसकी वजह से हम आपके लिए एक स्पेशल सेलिब्रेशन लेकर आए हैं। अनिल जी, थोड़े आपको मेमोरी अपनी रिफ्रेश करनी पड़ेगी इस खास दिन के सेलिब्रेशन के लिए। बिल्कुल। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनिवर्सरी आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो अनिल जी जब तक वो याद करते हैं, एक हमारी टीम है। बिल्कुल, हाँ, ये तो मैं भूलने वाली तो बात भूल ही नहीं सकते, हाँ, ना हम भूल सकते हैं ना आप भूल पाएंगे ऐसे। सर, हमारी टीम ने एक स्पेशल पैकेज आपके लिए तैयार करा है सर, इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए। एक बार पहले वो पैकेज देख लेते हैं। ऊंचाइयों को छूने के लिए एक शुरुआत की जरूरत होती है। आइए करते हैं शुरुआत फर्स्ट एड की। स्वागत है आप सबका, नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। जी बिजनेस की शुरुआत हुई तो शेयर बाजार को नई रफ्तार मिली। वक्त के साथ जी बिजनेस बढ़ता रहा, कामयाबी की नई कहानियां गढ़ता रहा। बीते 4 सालों में जी बिजनेस ने सफलता का नया अध्याय लिखा। टेलीविजन बिजनेस इतिहास के सबसे भरोसेमंद चेहरे, आपके फेवरेट, मार्केट के फेवरेट, प्लीज वेलकम अनिल सिंघवी। इस सफलता के नायक रहे अनिल सिंघवी, जिन्होंने अपनी मेहनत और हुनर से न सिर्फ आपको मोटा मुनाफा कमाने के टिप्स दिए, बल्कि बेबाक और बेखौफ हर मुश्किल में आपके साथ खड़े रहे। गांठ बांध लीजिए, नहीं लेना है, अभी भी नहीं लेना है। मार्च का महीना याद रखिए, सावधान रहिए, पैसा बचाना है, पैसा बचाना है, पैसा बचाना। 50 लाख की डिपॉजिट करवाइए किसी बैंक में तो मुझे 50 लाख का इंश्योरेंस मिले। अगर मैंने 25 की कराई तो 1 लाख रुपए, ये आरबीआई कौन है डिसाइड करने वाला? अगर है तो 1993 के बाद वापस क्यों नहीं? हिंदुस्तान के लोगों को लूटने की ये साजिश है चीन की। आपके लिए जो लड़ाई हमने लड़ी, उसकी धमक संसद में भी सुनाई दी। हमारी ये मुहिम फाइनेंस मिनिस्ट्री और प्रधानमंत्री ऑफिस तक पहुंची है। देश की बात में आप सबका स्वागत है। नए और अनूठे प्रोग्राम्स के जरिए बाजार की बारीकियों को समझाया। ज्ञान लेना हो तो आपको जरूरत पड़ती है गुरु की। पैसे से पैसा कमाने के लिए ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट और सेविंग का हर हुनर आपको सिखाया। हमारी कामयाबी और मेहनत का लोहा बाजार के दिग्गज और एक्सपर्ट्स तो मानते ही हैं, बल्कि देश की जानी मानी और बड़ी शख्सियतें भी हमारी सफलता की गवाही देते हैं। अनिल भाई, आपने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है इस वेल्थ क्रिएशन में, तो आपको और आपकी टीम को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई। इज द बेस्ट एंकर यार, हिंदी में इतना अच्छा कोई करने वाला है नहीं। आप इनको आधा घंटे का टाइम दो, कैमरा दो और देखो फिर क्या निकालते हैं वो पत्थरों से हीरा निकालते हैं। जी बहुत बहुत बधाई, बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। वर्षों से आप लाखों निवेशकों का जिस तरह से मार्गदर्शन करते रहे, वैसे ही हमेशा करते रहे। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही बढ़िया इंसान है जी, और वो भी क्योंकि दिल से बोलते तब है जब दूसरा आदमी भी दिल से बोलने वालों को अप्रिशिएट करे और अपने आप उस टाइप का हो। अनिल जी, आप बहुत ही कॉमन रिटेल इन्वेस्टर है, उसके बिहाफ पे आप बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत अच्छी बात पकड़ के लाते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। हजारों लाखों लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं अपने पैसे को लेकर, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की भी बात है, लेकिन बहुत जिम्मेदारी की भी बात है। जी, बिजनेस के प्रति जो लोगों का विश्वास है और सभी आपके निष्ठावान, आपके ऊपर जो फेथ करते हैं, आप पर जो ट्रस्ट करते हैं, उन आपके दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम और बधाई। सफलता का पैमाना वो है कि आपने लोगों के काम के मुद्दे को कितनी जोर शोर से कब उठाया है। वो कोशिश ईमानदारी से जिंदगी भर रहेगी। देखते रहिए देश का सबसे भरोसेमंद और नंबर 1 बिजनेस न्यूज चैनल जी बिजनेस, आपका फायदा।
ज़बरदस्त सेलिब्रेशन का माहौल है सर, और बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। मेरा तो रोज़ का ही सौभाग्य है कि मैं आपके साथ बैठता हूं और हम रोज़ ये बात करते हैं, सीखता भी हूं। बट हमारी पूरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। पूरी टीम को दीप बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे पल एक साथ जमा करके दिखाने के लिए और 4 सालों तक इतना बेहतरीन साथ देने के लिए। देखिए, फिल्म में हीरो कोई भी हो सकता है, लेकिन फिल्म हिट तभी होती है जब हर डिपार्टमेंट का काम बहुत मजबूती से हो। शोले हर बार नहीं बनती, हर रोज नहीं बनती, राइट। वो वैसा ही हाल है कि स्क्रिप्ट भी होनी चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए, म्यूजिक भी होना चाहिए, डायलॉग्स भी होने चाहिए। तो हमारी पूरी टीम है, अमिताभ बच्चन भी होना चाहिए। उस पूरी टीम में आप सब हैं और हमारे सारे एक्सपर्ट्स हैं, हमारे सारे दर्शक हैं। इन सबको मिलाकर जो बनता है वो बात ही अलग होती है। तो इसलिए ये सफलता हम सबकी है और जिस तरह से हमें पूरा सहयोग टीम का मिला है, मैनेजमेंट का मिला है, उस वजह से हम आज ये कुछ कर पाए। तो अच्छी यात्रा रही। 4 साल पीछे देखता हूँ और आज देखता हूँ तो एक चीज़ कहता हूँ, सेटिस्फेक्शन है जो हमने किया ठीक किया। और जो प्यार हमें मिला दर्शकों का, हमारे सारे एक्सपर्ट्स का, वो जितना हमने किया उससे कहीं ज़्यादा मिला। तो सबका, आप सबका धन्यवाद है। शायद जितनी हमारी काबिलियत नहीं है, जितना टैलेंट नहीं है, उससे ज़्यादा हमें हमारे दर्शकों ने दिया है, हमारे ईश्वर ने हमें उससे ज़्यादा हमें दिया है। तो हमेशा ये चीज़ याद रहे बस कि ग्राउंडेड रहे कि जो कुछ मिला है वो हमारी काबिलियत से ज़्यादा मिला है। दीप में बताऊं, मुझसे अच्छे दिखने वाले बहुत सारे एंकर्स, आप भी हैं उनमें से। मुझसे अच्छे बोलने वाले आपको हज़ारों लोग मार्केट में मिल जाएंगे। मुझसे अच्छा विश्लेषण करने वाले लोग मार्केट में हज़ारों मिलेंगे आपको। ये मेरा नसीब है, मेरा भाग्य है कि मुझे मौका मिला और मुझे इतनी सफलता मिल गई। बाकी मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग कहीं हैं, कहीं ज़्यादा हैं, लेकिन मेरा नसीब है तो बस ईश्वर की दया है। बस नहीं, आप बहुत हम्बल हो रहे हैं सर। सब चीज़ों को मिलाकर जो उसका असली मिश्रण सामने लाना होता है वो आई डोंट थिंक और कोई ऐसा इस फॉर्म में कर सकता है सर। और एक सवाल बनता है, अब रोज़ ही सवाल मैं पूछना मेरा काम ही है, तो इस स्पेशल मौके पर एक सवाल बनता है। पिछले 4 सालों में जी बिजनेस को, आपकी जर्नी को, और ये जो पूरा मीडिया लैंडस्केप है, स्पेशली बिजनेस न्यूज़ जो हम रोज करते हैं, इसको आपने कैसे बदलते हुए देखा है? इसके बारे में मैंने कुछ बदला नहीं है दीप, और इस ये गलतफहमी मेरे को है भी नहीं कि मैं कुछ बदल सकता हूँ। और मैं किसी को बदल नहीं सकता। मैं अगर बदल सकता हूँ तो अपने आप को बदल सकता हूँ। बाकी कुछ चीज़ें बदले ना बदले अपनी जगह है। सो हमने एक चीज़ बदलने की कोशिश की अपने आप में, वो ये कि पहली चीज़ तो है कि क्या बिजनेस मीडिया या बिजनेस जर्नलिज्म या स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट सिर्फ अंग्रेजी बोलने वालों के लिए ही है क्या? ठीक है, करेक्ट। और इसकी शुरुआत मैंने नहीं की, इसकी शुरुआत जी बिजनेस ने सबसे पहले की। सबसे पहला बिजनेस चैनल जी बिजनेस ने खोला है। बाद में और भी लोग आए, सबने कोशिश की, लेकिन वो कोशिश ये थी कि आम लोगों तक पहुंचने वाली कोशिश नहीं थी। तो हमने बिजनेस लैंग्वेज को बड़ी आसान भाषा में कर दिया कि जो आप समझ पाएँ, सीख पाएँ। नहीं तो क्या होता है कि वो मेरे में बहुत ज्ञान है, मैं आपको ज्ञान देता रहूं तो वो कनेक्ट ही नहीं होगा। तो पहली चीज़ हमने ये कोशिश की कि हिंदुस्तान के हर कोने में बैठे हुए आदमी को भी पैसा कमाने का, बचाने का और पैसा निवेश करने का उतना ही राइट है जितना दिल्ली मुंबई में किसी के पास है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमने जो करने की कोशिश की कि आमतौर पर हम जब बिजनेस का कवरेज करते हैं तो मार्केट और कुछ कॉर्पोरेट्स, उसके बियॉन्ड हम नहीं जाते हैं। लेकिन क्या हम लोगों के काम के मुद्दे उठाते हैं? क्या बिजनेस जर्नलिज्म में क्या स्टिंग ऑपरेशन नहीं हो सकते? हफ्ता वसूली अगर हो रही है चाइनीज़ कंपनियों की तरफ से, क्या हमें नहीं उठाना चाहिए? मार्केट माफिया लोग अगर रिसर्च के नाम पे लोगों को लूट रहे, क्या हमें नहीं उठाना चाहिए? क्या बैंक डिपॉजिट्स, अगर बैंक्स फेल हो रहे हैं तो डिपॉजिट सेफ रहे, क्या हमें नहीं उठाना चाहिए? तो इस तरह के कई मुद्दे हमने जो लोगों के काम के उठाने की कोशिश की। टेक्निकल ग्लिचेज हैं तो क्या जिम्मेदारियां नहीं है जिनकी वजह से लोगों को, ट्रेडर्स को नुकसान हो रहा है? तो आप लोगों के काम के मुद्दे उठा सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पर भी। ये दूसरी चीज हमने करने की कोशिश की। और तीसरी जो सबसे चीज जो मेरे दिल के करीब थी, जिसे करने में मुझे मेहनत नहीं लगी, वो ये कि करने का तरीका। आज भी आप देखिए, हम आराम से बात करते हैं, हमारा पूरा एक्सपर्ट्स का पैनल, इवन हमारी ऑफिस हमारी एक फैमिली की तरह है। और हम बड़े आसानी से मस्ती मजाक करते हुए शो करते हैं, हल्के फुल्के अंदाज में। पहले ये होता था कि आप सूट बूट पहन के बैठ जाइए, बिल्कुल हाथ बांध के, दांत दिखने नहीं चाहिए, स्माइल चेहरे पे आनी नहीं चाहिए, इट्स अ सीरियस बिजनेस। नहीं, ऐसा किसने कहा? हमने वो डिस्ट्रप्शन किया। और ये डिस्ट्रप्शन सबसे बड़ा डिस्ट्रप्शन है। और दीप, ये डिस्ट्रप्शन अब आज आप हर एक चैनल में देख रहे हैं। हर एक चैनल में एडिटर स्टेक आने लगा है जब से हमने शुरू किया। हर एक चैनल पे बिगुल बनने लगे, हर एक चैनल पे टाइटल होने लगे, हर एक चैनल पे एक्सपर्ट्स को वो सम्मान मिलने लगा जिसके वो हकदार थे। पहले नहीं तो ये होता था आया एक्सपर्ट अपनी राय दे के चले जाएगा। लेकिन अगर वो एक्सपर्ट है, आज वसीम साहब हमारे स्टूडियो में, आज हमारे बाकी एक्सपर्ट्स हैं, तो वो इस सम्मान के हकदार हैं। बिल्कुल, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी स्किल्स का, अपनी लाइफ में से समय दे रहे हैं। उन्हें वो इज्जत मिलनी चाहिए, वो हमने देना शुरू किया, अब सब लोग दे रहे हैं।
आज हर चैनल इस चीज़ को कोशिश कर रहा है कि किस तरह से इनफॉर्मल बना जाए, किस तरह से हंसी मजाक के साथ हल्के फुल्के अंदाज में। ये बहुत बड़ा बदलाव हमने किया। और दीप, ये बदलाव न सिर्फ बिजनेस मीडिया में हो रहा है, आप नोटिस करिए जनरल न्यूज़ चैनल्स में हो रहा है, आप नोटिस करिए इवन क्रिकेट में हो रहा है। आप 3 साल पहले के IPL के कवरेज देख लें और अब देखिए, वहाँ पर भी आपको ये बदलाव दिखेंगे, वहाँ पर भी किस तरह से इनफॉर्मल तरीके से। तो अब धीमे धीमे आप देखिएगा ये चीज़ें। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है जिससे लोग कनेक्ट करें आपके साथ में। बिल्कुल, ये हुआ है। बाकी तो ठीक है, ईश्वर की इच्छा है, कृपा है, बहुत बहुत मेहरबानी है। आप हम साथ में हैं। आगे अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। बिल्कुल सर, ये तो जर्नी अभी शुरू हुई है। बिल्कुल, बट बढ़िया सक्सेस रही है, 4 साल की इवेंटफुल जर्नी रही है। बहुत बहुत बधाई सर को। थैंक यू सो मच। सेलिब्रेट भी करें, बिल्कुल करेंगे सेलिब्रेट। निशान में दिख रहा है आज सही, लेकिन चलिए आइए, हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है और आज विशेष अतिथि के तौर पर हमारे साथ बसीन सर है हमारे साथ स्टूडियो में। सर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कोइंसिडेंस ऐसा हुआ है आप आज हमारे साथ इस दिन इस मौके पर हैं। तो अनिल जी, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको याद है 4 साल पहले कैसे शुरुआत की थी? एब्सोल्युटली। और मैं ये भी कहना चाहूँगा अनिल जी, यू आर वन ऑफ द मोस्ट ग्राउंडेड जर्नलिस्ट और एंकर्स। ग्राउंडेड का मतलब ये है जिसको पता है बाजार किसी का नहीं है, बाजार के साथ चलना है। और दूसरी बात आपने अच्छी कही अनिल जी, जो मेरा और आपका प्रयत्न है कि घर घर तक पहुंचे। ये सिर्फ एलिट नहीं कि 100 करोड़ की है और 1000 करोड़ की हस्ती, अरे जिसका 1 लाख रुपया उसको भी वैल्यू करो, तभी आपको वो वैल्यू करते हैं। आप मैं तो छोटे छोटे शहरों में जाता हूँ जी, कितनी आपकी रीच है वहाँ, बिकॉज यू रीच आउट टू देम। अगर मैं बुलिश हूँ या बेरिश हूँ नहीं होता, लेकिन आपको प्रोत्साहन देना है इन्वेस्ट करने का। हमारा ये क्या महत्व है जी का या आगे, आज इसी कारण से हमें भी गर्व है कि टचवुड वी आर नंबर 1 एज जी चैनल। एंड जैसे आपने कहा, आने की चेष्टा होती है, नहीं तो 8 बजे सुबह आपके यहाँ पहुंचना, सही बात है, मुंबई दिल्ली से आना, बिकॉज मन लगता है। सही बात, आपसे कोई बात छुपी नहीं, कोई बात आपसे करनी है तो एक घर की बात भी की और बस। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी, इट्स लाइक अ फैमिली लाइक यू सेड। एंड वी हैव, जैसे आपको कहा, देवी माँ के नवराते हैं, दोनों हाथ जोड़ के और चलते रहे। और सर, अगले महीने 19,000 जब होएगा तो फिर मैं आपके यहाँ जरूर आपको सेलिब्रेट और करेंगे। मोस्ट वेलकम। और बिल्कुल आपकी शुभकामनाएं, आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा हमें मिलती रही है। बताएं सर, शुरुआत करते हैं आज के पिक ऑफ द डे से। बताएं सर, आज के लिए आपका पसंद का शेयर। तो अनिल जी देखिए, बैंक्स बहुत आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अब आपने देखा है जिन्होंने सबसे ज्यादा वेल्थ इरोड की, यस बैंक, बंधन बैंक, RBL, वो चल रहे हैं। बट आई थिंक द मार्केट्स अंडरटोन इज चेंजिंग। आप देखिए HDFC ट्विंस के करेक्शन की वजह से 3 दिन से करेक्शन है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट कहाँ घट रहा है। तो मैं ये एक नहीं, तीनों बैंक कह रहा हूँ। आप अगर मैं हम तीनों में निवेशक हैं और कई साल काटे हैं, लेकिन अब री रेटिंग हो रही है मिड कैप बैंक की, तो मैं यहाँ पे दबाव डालूंगा RBL बैंक पे। RBL 175-80 का भाव आपको अगले महीने तक जरूर दिखना चाहिए। सो लुक टू इन्वेस्ट, डोंट पुट ऑल योर मनी, बट दीज बैंक्स आर टर्निंग द कॉर्नर। तो RBL बैंक इन्वेस्टमेंट के लिहाज से महीने 2 महीने का व्यू बनाकर आप डिलीवरी लेकर रख ले शांति से, तो बढ़िया रहेगा। सिमी जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। बताएं आपका पिक ऑफ द डे। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। ये 4 साल आपने जी बिजनेस में आया, और मेरा सौभाग्य ये है कि 4 साल से मैं भी आप लोगों के साथ ही हूँ और आपके साथ भी हूँ। आप जिन्होंने जिस दिन पहली बार अब जब जी बिजनेस स्टूडियो में आए, उस दिन आए थे, उस दिन भी मैं शो में थी और मैंने भी मतलब देख के बहुत अच्छा लगा था कि आपने बहुत अच्छा मतलब यहाँ पे जब आए आप, क्योंकि मैं तो जी बिजनेस में शुरू से ही थी। हो सकता है 2005-6 में जब से जी बिजनेस चैनल चालू हुआ तब से मैं थी, पर आपने 2018 में आया। मैं उस दिन अभी भी याद रखती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि मार्केट, देखिए एनालिसिस तो हम लोग करते हैं और हम लोग तो कहते हैं बहुत कुछ, पर मार्केट जब खराब रहता है तब कुछ भी बात करना हम लोग के लिए बस के बात नहीं होता है और अच्छा भी नहीं लगता है कॉल्स देने में जी। पर आप एंकरिंग ऐसे करते हैं कि कोई मतलब व्यूअर्स टीवी छोड़ के इधर उधर नहीं कर पाएगा, मतलब आप जमा के रखते हैं सबको, यही आपका खूबी है। और मुझे लगता है कि आप मेंटेन कर रहे हैं और ये आप मेंटेन करेंगे भी, ये मुझे मालूम है। थैंक यू सिमी, जो भी है आपके लिए मैं भी बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी भी वो दिन भी याद है, उस दिन था 9 अप्रैल 2018 था। आज 8 मई है, 8 अप्रैल है, क्योंकि आज 9 तो छुट्टी है, इसलिए आज ही सेलिब्रेट हो रहा है। वो दिन 9 अप्रैल था जी, बिल्कुल। अच्छा, अब रहा सवाल पिक ऑफ द डे के, तो आज मेरे तरफ से दो पिक ऑफ द डे है। एक तो
हमारे अनिल सर के लिए, अनिल अरे जी वाह। के लिए, थैंक यू। क्योंकि मैंने ऐसा स्टॉक चूज किया है जिस स्टॉक में कल आपने अपना व्यू दिया था और उसने बाय कॉल दिया था, उसमें बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन भी देखने को मिला था, वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। स्टॉक का नाम है टाटा कम्युनिकेशन। टाटा कम्युनिकेशन में अनिल जी बहुत ही बढ़िया सा ब्रेकआउट आया है। चार्ट देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से 1400 तक जाने वाला है। आज अगर मार्केट करेक्शन थोड़ा सा वीकनेस के साथ खुलता है या थोड़ा सा हल्का फुल्का करेक्शन अगर स्टॉक में आता है तो 1320 1310 के आसपास खरीदने का सलाह होगा। 1300 का स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट 1355, दूसरा 1370, तीसरा होगा 1400। मुझे लगता है कि ये स्टॉक 1400 तक जाने वाला है। ये रहा आपके लिए, क्योंकि ये स्टॉक आपने कल देखा था और कल आपने जब रेकमेंड किया तभी मैंने देखा कि इसमें ब्रेकआउट है, इसलिए मैंने चूज किया है। और मेरा दूसरा स्टॉक एक बैंकिंग सेक्टर से है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है पॉलिसी अनाउंसमेंट के बाद तो एक बैंकिंग स्टॉक में फोकस करना है। मिड कैप बैंक है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, AU बैंक जिसका कोड है। करंट लेवल पर खरीदने का सलाह होगा। भाव ऑलमोस्ट सेम है टाटा कम्युनिकेशन के आसपास। AU फाइनेंस में 10-5 रुपया का करेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, आ सकता है 1355 1350 तक आ सकता है। 1340 का स्टॉप लॉस होगा और 1400 से 1420 का टारगेट होगा। AU स्मॉल फाइनेंस बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन है। अगर क्रेडिट पॉलिसी में कुछ मतलब खराब कुछ नहीं आता है तो बैंकिंग सेक्टर तो परफॉर्म करेगा और इसका चार्ट स्ट्रॉन्ग है तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो 1400-1420 का टारगेट के लिए AU स्मॉल फाइनेंस बैंक मैं रिकमेंड कर रही हूँ। ओके, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ये है दूसरा स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय। आइए जल्दी से और पिक्स ले ली जाए। बंसल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए अनिल जी, मुबारकबाद तो अभी कुणाल जी देंगे, अच्छे से वो अच्छा बोलते हैं जी। बट अनिल जी 2 कॉम्प्लीमेंट हैं जो अभी जो आप रिकैप चला था उसमें से निकले। अनिल जी एक मैंने सुना रामदेव अग्रवाल जी ने बोला कि हिंदी में आपसे अच्छा बोलने वाला कोई नहीं। अनिल जी मैंने ठीक सुना? बट आप देखिए अनिल जी 4 साल पहले रामदेव जी ने बोला कि हिंदी में आपसे अच्छा बोलने वाला कोई नहीं है और इन 4 साल में अनिल जी बिगेस्ट अचीवमेंट ये है कि जो हमारे दीप और कुणाल जी से भी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, आप भी जानते हैं, वो व्यक्ति जो दीप से और कुणाल जी से भी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, वो लोग इंग्लिश बिजनेस न्यूज चैनल छोड़ के अनिल जी जी बिजनेस पे आ गए। तो ये तो अनिल जी सबसे बड़ी अचीवमेंट आपकी ये रही। थैंक यू सर, बिल्कुल अनिल जी हकीकत है ये तो ना, हकीकत है। और दूसरा अनिल जी देखिए दूसरा अभी आपने दीप को बोला कि मुझसे अच्छा दिखने वाले आप हैं, मुझसे अच्छा बोलने वाले आप हैं। तो अनिल जी ऐसा ही बिल्कुल अमिताभ बच्चन जी बोलते थे। अमिताभ बच्चन जी, डैनी और अनिल धवन जी तीनों अनिल जी बैचमेट हैं। पूना में अनिल जी तीनों बैचमेट थे और डैनी जी का और अमिताभ जी का ये मानना था कि अनिल धवन जी सुपरस्टार बनेंगे, तो सुपरस्टार बने अनिल जी अमिताभ बच्चन जी। तो ये तो अनिल जी मिडास टच होता है, इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए। ये एक छोटी सी सलाह अनिल जी आपके लिए दी। तो पिक ऑफ द डे की दूंगा अनिल जी आज में। आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोले अनिल जी। थैंक यू बंसल जी, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपने तोप का मुंह अब कुणाल जी की तरफ कर दिया। कुणाल जी पिक ऑफ द डे बंसल जी नहीं दे रहे हैं, आपको देनी है। गुड मॉर्निंग। नहीं अनिल जी देखिए, आज गुड मॉर्निंग नहीं, आज आपको बिल्कुल प्रणाम है अनिल जी। सबसे बड़ी बात अनिल जी यह है कि आप निवेशक हृदय सम्राट है। जितना अनिल जी आपने जो ये पिछले 4 साल रहे हैं अनिल जी, 1 मिनट का समय दीजिएगा अनिल जी, थोड़ा भावुक हो रहा हूं मैं। पिछले 4 सालों में अनिल जी जो यात्रा रही है, आज हालांकि आपकी वर्क एनिवर्सरी है अनिल जी, लेकिन मेरी और राकेश जी की भी वर्क एनिवर्सरी आपके साथ जुड़ी हुई है, तो आज हम सबकी वर्क एनिवर्सरी है। राइट। 4 सालों में अनिल जी जो कुछ हमने सीखा है, जो आपको करते हुए देखा है, सबसे बड़ी उपलब्धि अनिल जी यह है कि हमारा एक दूसरा परिवार बन गया अनिल जी। बिल्कुल तो बिल्कुल आज भी अनिल जी अगर एक दिन भी हम शो नहीं करते तो लगता है कि अपने परिवार के लोगों से नहीं मिले हैं। और अनिल जी जब कभी शो पे होते हैं, अगर मान लीजिए कोई नहीं आता है शो पर, तो एक छटपटाहट होती है जानने की कि क्यों नहीं आया, सब ठीक है कि नहीं। और 4 सालों में अनिल जी इतने उतार चढ़ाव देखे, हम सब ने कोरोना देखा, क्या कुछ नहीं देखा। तो अनिल जी आपने हमारा साहस बनाए रखा, हम सबको मार्गदर्शन दिया अनिल जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। आज नहीं, आप तो ऑलरेडी सब हीरे हैं और मेरा काम खाली ये था कि ढूंढ के लाके एक साथ इकट्ठे कर दिए। धन्यवाद कुणाल जी इन शब्दों के लिए। बताएं सर पिक ऑफ द डे।
अनिल जी देखिए, पिक ऑफ द डे है, खरीदारी की राय है, खरीदना है पिरामल एंटरप्राइजेस, जिसमें कि एक बड़ा ब्रेकआउट कल आते हुए हमने देखा। एनबीएफसी स्टॉक्स में दोबारा से शानदार तेजी बनते हुए दिख रही है। मुझे लगता है आज भी तेजी बनी रहेगी। हो सकता है कि थोड़ी बहुत नीचे के लेवल्स पर मिल जाए, वहां पर खरीद करके चलें। स्टॉप लॉस रखना है 2320 रुपए के आसपास। मुझे लगता है कि 2480 तक के लेवल्स आपको पिरामल में देखने को मिलेंगे। पहला टारगेट 2450 का रख लें। इवेंचुअली 2480 के टारगेट के लिए पिरामल में खरीदारी की राय। 2450 2480 पीएल खरीदारी करने की राय तैयार है। सुमित जी, सुप्रभात। सुमित जी बताएं पिक ऑफ द डे। नमस्कार अनिल जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी। सबसे पहले तो पिछले 4 साल थे बेमिसाल और आगे भी मचाएंगे और धमाल। इसी के साथ आपको 4 साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और अनिल जी वैसे तो मैं आपके साथ 2009 से जुड़ा हूं, लेकिन पिछले 4 साल में कंटिन्यूसली मैं आपके साथ और सिर्फ आपके साथ जुड़ा हूं। उसके पहले के सालों में और भी जगह जुड़ा था। तो बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बधाई हो। थैंक यू सुमित जी, धन्यवाद आपका भी पूरे एक्सक्लूसिवली 100% साथ जुड़ने के लिए। बताएं सर पिक ऑफ द डे। जी तो अनिल जी, अब आज का पिक ऑफ द डे गोदरेज सीपी के अंदर लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करें, लोअर लेवल्स पे खरीदारी करें। गोदरेज सीपी के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। 775 780 के आसपास लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करके चलने का सलाह रहेगा। 765 का नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 800 रुपए से लेकर 810 रुपए तक के लेवल गोदरेज सीपी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा गोदरेज सीपी। ओके, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट ये करें खरीदारी आप, ये राय है सुमित जी की। आइए सिद्धार्थ जी भी हमारे साथ तैयार है। सिद्धार्थ जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु और गुड मॉर्निंग सभी को। पहले तो अनिल जी बहुत बहुत बधाई आपको वर्क एनिवर्सरी पे, और सभी ने बहुत कुछ कहा है, तो ये सब चीज से तो मैं वाकिफ हूं और मैं मानता भी हूं ये सब बातों से। बट एक चीज जरूर कहूंगा आपके बारे में, वो है कि भारत के रिटेल इन्वेस्टर की अगर कोई एक आवाज हो तो वो है आप अनिल जी। और मैं मानता हूं कि ये आपको बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत के निवेशकों ने, रिटेल इन्वेस्टर ने दी है, और ये आप बखूबी निभा रहे हैं। और एक ही आवाज है, क्योंकि कहीं पे भी अगर रिटेल इन्वेस्टर जहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, अटक जाते हैं, वहां पे आप ही की आवाज काम लगती है सबको। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, और बहुत सारे चेंजेस आपने मुझ में और बहुतों में लाए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ अनिल जी आज का जो पिक ऑफ द डे होगा वो होगा सीमेंस। जर्मनी चलते हैं और सीमेंस है आज का पिक ऑफ द डे। 2560 का शॉर्ट टर्म टारगेट और 2677 का लॉन्ग टर्म टारगेट, 2670 का लॉन्ग टर्म टारगेट। क्यों? लीडर है ऑटोमेशन का, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस का, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, एनर्जी, गैस, डिजिटल इंडस्ट्रीज, मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहे हैं प्राइवेट कंपनियों का, जिसका डायरेक्ट फायदा सीमेंस को मिलेगा। 13,500-14 हजार करोड़ का ऑर्डर बुक जो 1.1x रेवेन्यू का मैच करता है। सीमेंस बहुत ही बेहतरीन कंपनी, जर्मन बेस्ड पेरेंटेज, बहुत ही अच्छी कंपनी। इस अच्छे दिन पे सीमेंस पे खरीदारी की है। ओके, सीमेंस ये करें खरीदारी, और इस खरीदारी के नाम पे बार बार हमें याद दिला देते हैं कि सिद्धार्थ जी हमें कभी न कभी तो जर्मनी लेकर जरूर जाएंगे। बोलते हैं लेकर नहीं जाते हैं। हाँ, कभी कुछ नहीं। अच्छा, जर्मनी में प्रॉब्लम क्या है, यश चोपड़ा की फिल्मों में भी जर्मनी में शूटिंग नहीं होती, नहीं तो कोई फिल्म ही दिखा लाते हैं, वहाँ पे भी स्विट्जरलैंड की शूटिंग होती है। बट चलिए कभी न कभी जरूर कोई न कोई प्लांट विजिट ही करवा देंगे ऐसे फोटो में, सिद्धार्थ जी करवाएंगे जरूर। आइए वागले साहब भी हमारे साथ तैयार है। सर स्वागत है, गुड मॉर्निंग, पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। अनिल जी आपको हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। मैं वैसे आपसे 7 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और आपसे अगले 70 सालों से जुड़ा रहूंगा। क्या बात है, वाह मजा आ गया सर। ये सबसे बढ़िया विश थी। ये मजेदार बात बताइए। बिल्कुल, ईश्वर आपकी मेरी दोनों की इच्छा पूरी करे। जी सर। अनिल जी ये जमाने में ये तो शाप हो गया वैसे, लेकिन आप मेरी भावनाओं को समझिए। और एनीवे मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, ये इसी स्टेटमेंट में सब कुछ आ गया। और मुझे वो बहुत ज्यादा प्रशंसा करने की आदत नहीं है, तो आप मुझे माफ कर दीजिए। अरे सर प्लीज। एनीवे ये आज के लिए मैं कॉल वही चुनूंगा जो कल आपने डिसाइड किया है, क्योंकि कल भी मैंने चुना था, आज भी मुझे पैटर्न इतना अच्छा लग रहा है। टाटा कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूं। हमने कल 1305 1310 ये हमारा डिस्क्लोजर है, हमने कल दिया भी था।
और आज BTST के तौर पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं ओपन गैप अप अगर ओपन होता है तो, जो मेरा मानना है होगा, लेकिन पोजिशनली मुझे ये 1430 1440 तक दिखता है। थोड़ा सा हल्का सा नीचे आता है 1320 1310 अगर आता है, कह नहीं सकते आएगा नहीं आएगा, बाय करना चाहिए आपको 1300 के नीचे के स्टॉप लॉस है और 1420 से 1430 का 2 से 3 दिन में भी अगले हफ्तों का टारगेट। बिल्कुल, तो टाटा कम्युनिकेशंस ये है रेडार पर। कल अनिल जी के भी रेडार पर था, पहला टारगेट आ गया था, दूसरे टारगेट के बेहद करीब आया था। अब वहाँ से आप इस पर और एक्शन आज देख सकते हैं। तो ये है सभी एक्सपर्ट्स को पसंद टाटा कम्युनिकेशंस। आइए और भी स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन रहेगा। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, इसका कल शाम को QIP लॉन्च हुआ है। 106 के भाव का फ्लोर प्राइस रखा है, 113 की क्लोजिंग थी और फ्लोर प्राइस से भी 5% का डिस्काउंट हो सकता है। तो सुमित जी, अगर नीचे खुले तो फिर क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स बनते हैं इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के लिए? दीपांशु, मेरे को लग रहा है कि स्टॉक के अंदर थोड़ा नीचे का लेवल देखने को मिल सकता है, बट लोअर लेवल्स पे 105 और 107 के आसपास इसका सपोर्ट बनेगा। तो 105 के आसपास ही आता है तो वहां पे खरीदारी कर सकते हैं और इसमें फ्रेश तेजी बनेगी। स्टॉक जब ऊपर में 120 का लेवल तोड़ेगा तो इमीडिएट रेंज आप मान के चले 100 रुपए से लेके 120 रुपए की रेंज है इंडिया बुल रियल एस्टेट की। डिप्स पे खरीदारी कर सकते हैं। 115 से 120 के इमीडिएट टारगेट आने वाले दिनों में IB रियल में देखने को मिल सकते हैं। तो ये है आपके लिए इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। और रियल एस्टेट स्टॉक से आज फोकस में रहने वाले हैं। भसीन साहब, अगर आपके रेडार पर है IB रियल, साथ ही शोभा का अपडेट आया। FY22 की जो सेल्स थी वो अब तक की सबसे शानदार रही। ओबरॉय रियल्टी की बुकिंग आई है, हालांकि पिछले साल 2 गोरेगांव के प्रोजेक्ट से इसकी वजह से बेस ज़्यादा था, तो बेस इस बार थोड़ा कम है, बट अपडेट्स जितने भी आ रहे हैं सर, काफ़ी दमदार आ रहे हैं इन कंपनीज की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल दीपांशु, अगर आप और अनिल जी को ध्यान है, मैं 1-2 महीने से कह रहा हूं कि रियल एस्टेट इज़ अ नो ब्रेनर। सोना अगर 50,000 55,000 है और शेयर बाजार जहां है, हार्ड एसेट्स में पैसा जाएगा। और आप देख रहे हैं 2 BHK से 3 BHK का जंप कैसे लोग बाग ले रहे हैं। सो रियल एस्टेट इज डूइंग द बेस्ट इट हैज़ एवर डन। आप बुकिंग देखिए, DLF का गुड़गांव में अनिल जी कोई कमर्शियल स्पेस खाली नहीं है, और अब जो वापस होती है बैक टू वर्क, यू कैन इमेजिन हाउ मच ऑफ rental capacity goes up, plus REITs are priced properly. Godrej प्रॉपर्टी नया प्रोजेक्ट बाद में लॉन्च करता है, पहले बिक जाता है। पिरामल एंटरप्राइज 15 मिलियन स्क्वायर फुट आपके मुंबई थाने में है। अब आपका डीलिस्टिंग हो गई, जो फार्मा की बिजनेस और DHFL आ गया। सो समवेयर द वैल्यूएशंस और रियल एस्टेट इज मेरे को अगले 2-3 साल की स्टोरी बहुत, क्योंकि वेल्थ इफेक्ट का हार्डर एसेट्स में पैसा जरूर रियल एस्टेट में जाएगा और क्वालिटी बिल्डर्स आर आउट परफॉर्मिंग। आपने बेंगलोर में कहा शोभा, ओबरॉय, आप कोई भी दिग्गज नाम लीजिए और देखिए न्यू हाइस के पास होएगा, जबकि इंडेक्स नहीं है वहाँ पे।